अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगा। ये जो पार्ट है ये आप लोग 10C पार्ट पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हो बेटा? ये वीडियो का पार्ट 10C है। पहले मैंने सोचा था कि SN2 को मैं 10B पार्ट में पूरा ख़त्म कर दूंगा, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है तो उसको शॉर्ट शॉर्ट पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो 10B आप पढ़ चुके हो, ये 10C है, इसके बाद 10D और फिर 10E। शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस रहेंगी तो आपको भी पढ़ने में वो क्या रहेगा, जोश रहेगा। इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस डाल देंगे तो बड़ा बोरिंग लगता है। 1 घंटे की वीडियो, अरे यार क्या करें, इतना लंबा कैसे पढ़ें, ये फीलिंग आ जाती है कई बच्चों में। तो पार्ट 10C हम लोग कंटिन्यू करते हैं ना। अभी जो हम लोगों ने इफेक्ट पढ़ा और उसमें जो बीटा कार्बन से रिलेटेड जो बातें कही थी मैंने, उसको बेसिकली नेमिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन या एंकीमेरिक असिस्टेंस कहते हैं। लेकिन मैंने उसको यहाँ पे ज़्यादा त्वज्जा नहीं दी है, ज़्यादा बातें इस पर नहीं करी हैं, क्योंकि अगर हर चीज़ एक ही वीडियो में डाल दूंगा तो आपकी खोपड़ी में पक जाएगा खिचड़ी। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैंने वो जो टॉपिक आपको भी यहाँ पर पढ़ाया है जिसमें बीटा कार्बन पर या बीटा पोजीशन पे कोई लोन पेयर हो या ऐसा एटम हो जिस पे लोन पेयर हो, वो SN2 की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द NGP, और जिसको एंटीमेरिक असिस्टेंस भी कहते हैं, एंकीमेरिक असिस्टेंस भी कहते हैं। तो NGP पे मैं क्या करूँगा, एक अगली वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं NGP समझा दूँगा, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, SN2 का ही एक खास ये समझ लो कंडीशन है या एक एग्जाम्पल है या उसका एक थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो कि हमारा नेक्स्ट फैक्टर है। अब इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल में तुम लोग क्या पढ़ने वाले हो? इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल में तुम लोग ये पढ़ने वाले हो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी अच्छी होती है, किसकी नहीं अच्छी होती है, ये तुम कैसे जज करोगे, और उसके बिहाफ पे रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम आपको बताते हैं इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि न्यूक्लियोफाइल, एक बार फिर से बता देते हैं क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब विच डोनेट्स इट्स लोन पेयर्स, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल का मतलब है। नेक्स्ट, दोज nucleophiles which donates electron density with ease, यानी कि आसानी से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी दे दे, उन्हें कहते हैं आर कॉल्ड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। जो न्यूक्लियोफाइल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छे तरीके से, संपूर्ण रूप से, आसानी तरीके से दे देता है, उसे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अभी इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। And those nucleophiles which do not donates electron density with ease are called hard nucleophiles। हार्ड न्यूक्लियोफाइल से कुछ याद आया? हार्ड का मतलब है सख्त, है ना। वैसे तो मैं बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यहाँ मैं पिघल गया, ये न्यूक्लियोफाइल कभी कभार कहता है। और देखते हैं किस किस केस में कहता है कैसे कैसे एग्जांपल्स याद आ जाते हैं कभी कभार। चलो, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल और हार्ड न्यूक्लियोफाइल को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 Cl, अगर इस पर OH माइनस का अटैक हुआ तो ये आपको प्रोडक्ट देगा CH3 CH2 OH, ठीक है। वहीं दूसरी ओर
अगर आप लेते हैं CH3 CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल C6H5O- फिनॉक्साइड आयन, तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि CH3 CH2O C6H5। लेकिन यहाँ पे दोनों नेचर्स न्यूक्लियोफाइल्स के अलग अलग हैं, ठीक है, दे बोथ हैव डिफरेंट नेचर्स, जिसकी वजह से ये रिएक्शन, इसका जो रेट होगा वो क्वाइट फास्ट होगा, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा कंपेरेटिवली ऊपर वाले के ये थोड़ा स्लो होगा। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर OH- है और यहाँ पर C6H5O- है। OH- यहाँ पे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है और C6H5O- यहाँ पे हार्ड H नहीं है, हार्ड है भाई, हार्ड है, मतलब हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। ऐसा क्यों? देखो यार, जो लोन पेयर आसानी से दे वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, और जो लोन पेयर ना दे, नोटंकी करे, जिद करे, तो वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। भाई मेरे O- का मतलब और नीचे C6H5 का मतलब कुछ ये है। अब बताओ, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा तो ये जो O के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बेंजीन के अंदर नहीं चली जाएगी। अब O का नेगेटिव चार्ज या O का लोन पेयर खुद ही रेजोनेंस में स्टेबलाइजेशन दिखला रहा है, तो कहां से अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? भाई न्यूक्लियोफाइल की जिम्मेदारी होती है कि अपना लोन पेयर अच्छे तरीके से डोनेट करें। अब ये लोन पेयर अपने में ही लगे पड़े हैं, है ना, अपने मॉलिक्यूल को ही नहीं संभाल पा रहे, खुद ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं, तो ये क्या दूसरे को बांटेंगे भैया? ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं करवा पाएगा, रिएक्शन करवा पाएगा, लेकिन वही बात है ना, जब इससे कंपेयर करेंगे तो थोड़ी रिएक्शन स्लो होगी। क्यों? क्योंकि ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतने अच्छे से नहीं दे पाता जितना अच्छा OH- दे पाता है। क्योंकि देखो OH- में क्या है भाई, OH- में O के बगल में H है, कोई लेना देना नहीं उसको, बड़ा मस्त आदमी है। जब आता है कहता है हम तो बैठे, तुमको जो करना है कर लो। तो यहां पर लोचा हो रहा है, यहां पे लोचा हो रहा है कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है इट इज डी लोकलाइजिंग इन दी बेंजीन रिंग। तो दिस इज हार्ड न्यूक्लियोफाइल, व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on oxygen atom is delocalizing in the benzene ring due to resonance। अच्छा, पता है जिसको रेजोनेंस नहीं आता ना वो बेचारा बहुत परेशान होता है। वो कहता है साला कुछ भी हो मतलब बेंजीन जहां पर भी आती है उसको लगता है यहाँ पे रेजोनेंस होगा, आंसर लिखाता है रेजोनेंस, और टीचर भी काट कर फेंक देता है। वैसे ये सही बात है कि जो बेंजीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में 60-70% में क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं रेजोनेंस इन्वॉल्व रहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है बच्चों कि आप स्मार्ट वर्क करें और कुछ भी आए क्वेश्चन बेंजीन से रिलेटेड आप एक चीज पेल दो, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ऐसा मत करना, सोच समझ के आंसर देना। तो यहाँ पे तो फिलहाल रेजोनेंस ही आंसर आ रहा है। मुझे अचानक इसलिए याद आ गया क्योंकि अक्सर जब मैं पेपर चेक करता हूँ तो बच्चे यही लिख देते हैं, कुछ भी पूछूं बेंजीन से रिलेटेड भाई जी, फिनॉल से रिलेटेड, बेंजोइक एसिड से रिलेटेड, एनिलीन से रिलेटेड, आंसर क्या होगा बच्चों को जिसको नहीं आती ऑर्गेनिक, कह देता है इट इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन एटम इज डीलोकलाइजिंग इन द बेंजीन रिंग, सो इट विल बी लेस अवेलेबल फॉर इट्स अटैक। जब अंदर चली जाएगी तो फिर भैया न्यूक्लियोफाइल अटैक तो बेकार ही हो गया ना इसका। तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट। दूसरे फैक्टर्स पे आते हैं। किस बात के फैक्टर्स पे आते हैं? अब बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर को लेकर। किसको डिस्कस करेंगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी को लेकर। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? द टेंडेंसी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट द लोन पेयर। जिसके पास ज्यादा है, मतलब जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो उनकी हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। अब जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है हम उनको कहेंगे उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बेकार है। न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्ड हैज बीन डिराइव्ड इटसेल्फ फ्रॉम द डोनेटिंग पावर ऑफ द लोन पेयर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। आइए इसको नोट करिए और आगे बढ़ते हैं मस्त तरीके से, ठीक है। तो इसी फैक्टर के अंदर एक स्मॉल सी प्यारी सी सब हेडिंग डाल लीजिए, फैक्टर्स
affecting nucleophilicity. और ये बड़ी ही मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर तैयार किया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है। चाहे आप जब भी देखो, जब भी लेक्चर देखो, 1 साल बाद देखो, 2 साल बाद देखो, 12th निकल जाए तब देखो, लेकिन कमेंट जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूक्लियोफिलिसिटी में हम लोग पहले फैक्टर की बात करते हैं। पहला फैक्टर क्या है, जैसे बेटा मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। पहले एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि CH3O- और CH3OH में कौन ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो देखो दोनों में OO एटम्स हैं, दोनों लगभग सेम स्पीसीज हैं। भाई यहाँ से H+ हटाते तो यही तो मिलेगा, लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो उसका आंसर होगा ये CH3O- इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन CH3OH। तो ये रूल आपको याद रखना है कि अगर एक ही एटम 2 स्पीसीज में है तो वो एटम जिस पर नेगेटिवली चार्ज, जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा, वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहां पे लिख रहा हूं, इफ द सेम एटम इन 2 स्पीसीज carries a negative charge, then it will be a better nucleophile compared to other। क्लियर हो गई बात? तो कोई भी पूछेगा CH3O- अच्छा न्यूक्लियोफाइल कि CH3OH अच्छा, तो जिस पर माइनस चार्ज वो ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। नेक्स्ट रूल में आते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करेगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी अक्रॉस द पीरियड मतलब ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, पीरियड का मतलब ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस, ये बेटा सेकेंड रूल है। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम से पहले यही बातें तो होती हैं जो याद रहती हैं, है ना। बाद में यही बातें याद आएंगी बेटा, इसलिए ये रूल्स की कैटेगरी में डालना। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक भी है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि जब तुम अक्रॉस द पीरियड जाते हो तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज जब डिक्रीज होता है तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको टाइटली बाउंडेड रखता है, पैक्ड रखता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का कहीं पे शेयर हो जाने को वो रोक देता है। भाई आउटर मोस्ट शेल में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन किसी को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना चाहता है, लेकिन पॉजिटिव न्यूक्लियस चार्ज ने उसको रोक लिया। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है। कहाँ छोटा हो रहा है? अक्रॉस द पीरियड छोटा हो रहा है। तो अक्रॉस द पीरियड लिख लेना रीजन, ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, हेंस the positively charged nucleus and the outermost shell valence electrons will experience the very good forces of attraction. Yeah, they are tightly held towards the nucleus. That's why their donating power becomes less. Their donating power is decreased. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर तुम्हारे पास एग्जाम्पल आ जाए, एक तरफ CH3- लिखा है, एक तरफ F- लिखा है, तो ली, बे, बक, नॉफ, नी, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। डाउन अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। तो ये भी तो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, ऐसा भी तो हम देख सकते हैं।
इस तरह से भी देख सकते हो। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वो हमेशा अपने लोन पेयर को अपने पास रखेगा, देगा थोड़ी ना, देगा नहीं वो। तो CH3 माइनस और F माइनस में कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल हुआ, CH3 माइनस अच्छा हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं रे बाबा, ध्यान रखना। तो F माइनस मतलब यहां से यहां जाएंगे तो ये रहा तुम्हारा C, ये रहा तुम्हारा C, ये रहा तुम्हारा F। तो F का एटॉमिक साइज छोटा है, यानी कि उसका जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड किया हुआ है, पैक्ड रखा हुआ है। तो फ्लोरीन बेचारा उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा जितना CH3 माइनस दे देगा, जितना कार्बन दे देगा। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपके पास NH2 माइनस है, काफी आता है ये क्वेश्चन। एक तरफ आपके पास OH माइनस है और एक तरफ आपके पास F माइनस है, यानी कि NOF। तो अक्रॉस द पीरियड क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रही है। तो सबसे अच्छा इन तीनों में न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ, NH2 माइनस, फिर OH माइनस, फिर F माइनस। So this is the example number 1 and this is the example number 2. I suppose कि ये दो एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, इसका मतलब रीजन भी समझा दिया है। क्लियर हो गई बात। इन दो रूल्स को याद रखो, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी का तीसरा फैक्टर, अगर हमने अक्रॉस द पीरियड की बात करी है तो डाउन द ग्रुप की भी बात करो, जस्ट अपोजिट हो जाएगी कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। भाई अक्रॉस द पीरियड में डिक्रीज हो रही थी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देना बढ़ जाएगा, उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और जाहिर सी बात है, लाजमी है, जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। अब अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो I माइनस के केस में, आयोडीन के केस में बेटा उसका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो इट कैन इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो इसका मतलब ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ, I माइनस, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस और फिर F माइनस। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है सर। और इस तरह से भी देख सकते हो कि एटॉमिक साइज जैसे ही डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है तो तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। यानी कि I माइनस आयोडीन के एटम पे इतना अच्छा इलेक्ट्रॉन का होल्ड नहीं होगा जितना फ्लोरीन में होगा। फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को टोटली पैक्ड रखेगा, आयोडीन नहीं रखेगा। तो इसलिए आयोडीन जल्द से जल्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। अब अगर हम फोर्थ फैक्टर की बात करें तो बेटा साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी काफी फर्क पड़ता है। दिस इज द फोर्थ फैक्टर ऑन द न्यूक्लियोफिलिसिटी। Always remember that a bulky nucleophile will prefer to do elimination reaction rather than substitution। बल्कि न्यूक्लियोफाइल विल प्रेफर टू डू एलिमिनेशन रेदर देन सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट होता है, एलिमिनेशन के द्वारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मेजर बनेगा। कौन सा बनता है, वो एल्कीन बनता है। और सब्स्टिट्यूशन के द्वारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर बनेगा। आइए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक सबस्ट्रेट ले लो तगड़ा सा और साथ में एक बल्की बेस ले लो, टर्ट ब्यूटाइल ऑक्साइड या टर्ट ब्यूटॉक्साइड।
एक बल्कि बेस ले रहे हैं टर्ड ब्यूटॉक्साइड, फॉर्मूला CH3, ये टर्ड ब्यूटाइल है O-। तो अब क्या होगा, ये चूंकि बल्कि बेस है, ये बल्कि बेस प्रिफर करेगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि अल्फा से Br हटाएगा और ये 3 कार्बन में से कोई एक बीटा ले लो और उस बीटा से हाइड्रोजन निकाल देगा एंड इट विल अंडरगोज द एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी कि अ बल्कि न्यूक्लियोफाइल एक्ट एज अ बेस, अ बल्कि न्यूक्लियोफाइल एक्ट एज अ बेस। मैंने आपको समझाया था ना न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या फर्क है। न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक मारता है, बेस H+ पे अटैक मारता है, H+ को लेता है। तो यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि कार्बन पे अटैक तो मार रहा है, Br को भी हटा रहा है और साथ में बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को भी हटा रहा है। तो बल्कि न्यूक्लियोफाइल इज हेयर एक्टिंग एज अ बेस ऑल्सो विच विल प्रिफर टू डू द एलिमिनेशन। एज अ रिजल्ट यू विल गेट द एल्कीन। यहां से Br जाएगा, यहां से H जाएगा, तो ये आपको एल्कीन मिलेगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट विच यू विल गेट रेदर देन बहुत माइनर होगा, इसलिए इस वाले प्रोडक्ट को हम इग्नोर मार देंगे। कौन से वाले प्रोडक्ट को, आप क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे हो यहां से Br निकल जाए, आप ये सोच रहे हो कि यहां से Br निकल जाए और ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ जाए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये इतना माइनर होगा कि ये क्या सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाएगा। आइए इसके बाद हम लोग एक 5th फैक्टर को पढ़ते हैं। 5th फैक्टर क्या है, वो सॉल्वेंट पे है, ठीक है, और उसकी डिटेल मैं पार्ट 10D में डिस्कस करने वाला हूं। फिलहाल यहां पे देखो 5th फैक्टर में इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो बेटा ऐसा है F- Cl- Br- I-। ये क्या है, ये डिक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर लिखी है मैंने, डिक्रीजिंग पावर किसकी, न्यूक्लियोफिलिसिटी की। लेकिन ये कब होती है, ये होती है तुम्हारी DMF में, और इसकी जस्ट अपोजिट I-, Br-, Cl-, F-। ये तुम्हारी कहां होती है, ये तुम्हारी होती है तुम्हारी वाटर जैसे सॉल्वेंट में। यानी कि DMF का मतलब हम यहां पर कह सकते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, और ये हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। इसके लिए मैंने एक नेक्स्ट पार्ट बनाया है, सब कुछ एक वीडियो में नहीं बताना, स्टाइल है अपना अपना। तो आप सिर्फ ये एक फैक्टर नोट कर लो कि हाँ यार न्यूक्लियोफिलिसिटी सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। अब F- एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है अगर आप उसको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में लेते हो, और I- उतना ही बेकार है। लेकिन अगर आप प्रोटिक सॉल्वेंट में लेते हो तो I- ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और F- एकदम बेकार है। जानिए क्यों, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, इसको नोट कर लें। और अब हम लोग एक लास्ट चीज और बता देते हैं, दैट इज दी 6th फैक्टर। क्या है 6th फैक्टर, न्यूक्लियोफाइल which is resonance stabilized has poor nucleophilicity। इस बात का हम डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे OH- में और C6H5O- में, चूंकि फिनॉक्साइड आयन आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू दिस। तो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल में आपने
ये 6 फैक्टर्स ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ें। ये रूल्स हैं एक तरीके से जिनमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं और थोड़ी बहुत बातें याद रखने वाली हैं। आइए बच्चों अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 10B, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन SN2। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर, मैं सागर भर जाती है।